नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 28 जनवरी 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज देखो दो इश्यूज हमें डिस्कस करने हैं, एक तो हिंदू का और दूसरा इंडियन एक्सप्रेस का। हिंदू का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इनफॉर्मल इकोनॉमी से संबंधित। देखो 24 नवंबर को भी हमने इनफॉर्मल इकोनॉमी से संबंधित आर्टिकल डिस्कस किया था, तो आज का जो आर्टिकल है ना वो रिलेटिवली थोड़ा एडवांस्ड लेवल का है। ऐसा नहीं है बेसिक्स नहीं डिस्कस करेंगे, बेसिक्स तो आज भी हम डिस्कस करेंगे लेकिन थोड़ा ब्रीफ में। बिल्कुल अगर नॉर्मली जो बुक्स में मिलता है वो आपको जानना हो तो वो तो 24 नवंबर के आर्टिकल में आपको मिल जाएगा, लेकिन नया क्या है इनफॉर्मल इकोनॉमी से संबंधित नई चीज़ क्या है जो बुक्स में नहीं मिलेगी वो इस आर्टिकल में है आज वाले में। और दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का, एयर इंडिया की सेल से संबंधित क्या लेसन्स हैं। एयर इंडिया अब टाटास की हो चुकी है, तो इससे क्या लेसन्स हमें सीखने को मिलते हैं, ये क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म इनफॉर्मल इकोनॉमी? इनफॉर्मल इकोनॉमी से आपका क्या समझते हो और सरकार के द्वारा क्या स्टेप्स लिए गए हैं इनफॉर्मल सेक्टर में वर्कर्स की कंडीशंस को इंप्रूव करने के लिए, वो आपको बताना है। और क्या सजेशंस आप दोगे इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करने के लिए। तो आज के आर्टिकल से काफ़ी आपको इंसाइट्स मिलेगी इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। क्वेश्चन हालांकि देखो 3 पार्ट्स में हो गया, हो सकता है यूपीएससी 3 पार्ट्स में ना पूछे, सिर्फ 2 पार्ट्स में पूछ ले, लेकिन मैंने तीनों पार्ट्स ऐड कर दिए ताकि क्वेश्चन की फॉर्म में आपका आर्टिकल भी कवर हो जाए। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडियन इकोनॉमी एंड चैलेंज ऑफ इनफॉर्मेलिटी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले देखो बेसिक्स से हम शुरुआत करते हैं। मान लीजिए मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया जाए फॉर्मल इकोनॉमी एंड इनफॉर्मल इकोनॉमी के बीच में क्या डिफरेंस है, तो क्या डिफरेंस बताओगे? एक एक एग्जाम्पल देता हूं, आप समझ जाओगे। फॉर्मल इकोनॉमी का एग्जाम्पल है जैसे टीसीएस कंपनी, और इनफॉर्मल इकोनॉमी का एग्जाम्पल है जैसे देखो रोड साइड कोई चाय पकौड़ों की दुकान है जिसमें 4-5 लोग काम करते हैं। अब देखो अगर आप टीसीएस ज्वाइन करोगे, प्रॉपर आपको ऑफर लेटर मिलेगा जिसमें आपको बताया जाएगा इतनी सैलरी आपको मिलेगी, ये इंसेंटिव्स आपको मिलेंगे, और वहाँ पे जब आप ज्वाइन करोगे तो प्री डिफाइंड वर्किंग कंडीशंस में आपको काम करना है, मतलब इतने घंटे काम करना है। वो बात अलग है, टाइमिंग चेंज हो सकती है, एक हफ्ते 2 से 7 टाइमिंग है, अगले हफ्ते हो सकता है 7 से 4 टाइमिंग है, लेकिन रोड साइड ढाबा की तरह नहीं जो कि इनफॉर्मल होता है। अब आप बताइए, रोड साइड चाय की दुकान पे कोई काम करता है तो क्या वो लीगल एग्रीमेंट करता है एम्प्लॉयर के साथ में? नहीं। क्या उसको सोशल सिक्योरिटी का लाभ मिलता है, इंश्योरेंस, पेंशन, ये सब चीज़ें? नहीं। क्या उसको वेजेस एक निश्चित डेट पे मिलते हैं? नहीं। टीसीएस में तो ऐसा है ना कि आपको जैसे 1 तारीख से लेके 3 तारीख के बीच में आपकी सैलरी अकाउंट में आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर तो देखो रोड साइड जो चाय की दुकान है वो तो एम्प्लॉयर पर डिपेंड करता है कि वो चाहे 2 महीने की सैलरी एक साथ दे, 3 महीने की सैलरी रोक के रखे। समझ रहे हो? तो ये एग्जाम्पल है फॉर्मल इकोनॉमी का और इनफॉर्मल इकोनॉमी का। फर्क से देखो एक चीज साफ है, फॉर्मल इकोनॉमी जितनी ज़्यादा होगी ना उतना ही ज़्यादा फायदा है, क्योंकि देखो एक तो इनफॉर्मल सेक्टर में जो फर्म्स होती है ना वो रजिस्टर्ड नहीं होती। रजिस्टर्ड नहीं होती तो एक तरफ जहां सरकार उनको रेगुलेट नहीं कर पाती तो जो वर्कर्स हैं उनका तो एक्सप्लॉयटेशन होता ही है। इसके साथ साथ वो फर्म्स टैक्स भी तो नहीं देती ना। लेकिन जो ये टीसीएस जैसी कंपनीज हैं जो फॉर्मल सेक्टर में आती हैं, वहां पे सरकार प्रॉपर रेगुलेट करती है चीज़ों को, वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सकता, इन फर्म्स को प्रॉपर टैक्स देना पड़ता है, सरकार को रेवेन्यू मिलता है। इसलिए हर एक सरकार की कोशिश होती है कि इनफॉर्मल फर्म्स ना हो, जितनी भी फर्म्स हो वो फॉर्मल सेक्टर में काम करें, ताकि सरकार उनको अच्छे से रेगुलेट कर सके, और समय आने पर अगर उनको इंसेंटिवाइज करना है, कुछ स्कीम्स का लाभ देना है, तो स्कीम्स का लाभ भी दिया जा सके। अगर कोई इनफॉर्मल सेक्टर की फर्म होगी, वो रजिस्टर्ड ही नहीं होगी, तो वो सरकार की स्कीम का लाभ कैसे ले पाएगी, है ना? तो इसीलिए सरकार 2016 से ही प्रयास कर रही है कि कैसे न कैसे करके हमारे देश की इकोनॉमी को फॉर्मलाइज किया जाए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा फर्म्स को फॉर्मल सेक्टर में लाया जाए। कुछ प्रयास देखो इस प्रकार से हैं, जैसे डिमोनेटाइज सरकार ने किया, डिमोनेटाइजेशन, उसके बाद जीएसटी सरकार लाई, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को सरकार ने ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटलाइज कर दिया है, यानी कैश में ट्रांजैक्शंस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं। इसके अलावा जो इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स हैं उनको भी अलग अलग पोर्टल्स पर रजिस्टर किया जा रहा है। तो ये सरकार के सारे प्रयास हैं देश की इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करने का, यानी फॉर्मल सेक्टर में लाने का। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं,
जब देखो सरकार इतने प्रयास कर रही है कि जो फर्म्स इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती हैं वो फॉर्मल सेक्टर में आ जाएं, तो फिर सरकार के ये प्रयास सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? आगे डेटा भी आएगा, लेकिन अभी बता देता हूं 90% जो हमारे देश की फर्म्स है ना, अभी भी इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती हैं, फॉर्मल सेक्टर में काम नहीं करती हैं। ऐसा क्यों? आखिरकार क्यों इनफॉर्मल सेक्टर की फर्म्स फॉर्मल सेक्टर में नहीं आना चाहती? अब देखो, इसके पीछे एक एस्पेक्ट तो ये है जो IMF जैसे इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं। IMF जैसे इंस्टीट्यूशंस ये बोलते हैं इनफॉर्मल सेक्टर की फर्म्स फॉर्मल सेक्टर में इसलिए नहीं आना चाहती क्योंकि फॉर्मल सेक्टर में स्टेट का रेगुलेशन काफी ज्यादा होता है। रेगुलेशन मतलब आप ये रिपोर्ट फाइल करो, अपने आप को रजिस्टर करवाओ, ये करो वो करो। तो छोटी छोटी फर्म्स को ये लगता है अगर हमने अपने आप को रजिस्टर करवा लिया तो सरकार हमें बहुत तंग करेगी, लेबर को हम आसानी से हटा नहीं सकेंगे, बहुत सारी चीजें हमें सरकार की माननी पड़ेगी अगर हम फॉर्मल सेक्टर में आ गए। एक तो ये चीज है जो कि मानना है IMF जैसे इंस्टीट्यूशंस का। हालांकि देखो, उन्हें यह भी लगता है जाहिर तौर पर फॉर्मल सेक्टर में आए तो हमें सरकार को टैक्स भी देना पड़ेगा। अगर अभी इनफॉर्मल सेक्टर में हैं तो वैसे ही काम कर रहे हैं, सरकार की नजर से बचे हुए हैं और सरकार को टैक्स भी नहीं देना पड़ रहा। तो टैक्स बचाने के चक्कर में, रेगुलेशन से बचने के चक्कर में जो इनफॉर्मल सेक्टर की फर्म्स है ना, वो फॉर्मल सेक्टर में नहीं आना चाहती। सरकार भी इस बात को मानती है, इसीलिए सरकार ने ना पिछले कुछ सालों में काफी सारे स्टेप्स लिए हैं कि अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाना बहुत ज्यादा आसान हो गया है। कि कोई इनफॉर्मल सेक्टर की फर्म फॉर्मल सेक्टर में अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहती है तो स्टेप्स बिल्कुल सिंपल हैं। बिजनेस कंडक्ट भी सरकार ने काफी ज्यादा आसान बना दिया है। मतलब अब सरकार थोड़ा कम रेगुलेशन करती है, पहले काफी ज्यादा रेगुलेशन करती थी। सरकार ने तो इवन सेल्फ इंस्पेक्शन का रूल भी लाया है। आपको पता है लेबर लॉज में पहले कभी भी जो लेबर इंस्पेक्टर है वो रेड डाल दिया करते थे जांचने के लिए कि लेबर किस कंडीशंस में काम कर रही है, लेकिन अब सरकार का रूल है सेल्फ इंस्पेक्शन का, मतलब खुद ही इंस्पेक्ट करो और रिपोर्ट फाइल कर दो। ये तो देखो सिर्फ एक एग्जांपल है, ऐसे ऐसे काफी तरह के स्टेप्स लिए हैं सरकार ने ताकि इनफॉर्मल सेक्टर की फर्म्स को ये ना लगे कि फॉर्मल सेक्टर में हम जाएंगे तो हमारे ऊपर कंप्लायंस बर्डन जो है बढ़ जाएगा। कंप्लायंस बर्डन मतलब उनको बहुत सारे गैर जरूरी काम करने पड़ेंगे जो उनके बिजनेस के लिए जरूरी नहीं है। तो सरकार ने कंप्लायंस काफी ज्यादा आसान बना दिया है। इसके अलावा देखो, सरकार मिड 1980s से लेके अभी तक काफी सारे टैक्स रिफॉर्म्स भी लेके आई है ताकि ज्यादा से ज्यादा फर्म्स जो हैं वो फॉर्मल सेक्टर में आके काम करें। बट एक गलती जानते हो सरकार ने क्या की? सरकार को यह लगता था हमारे देश में बहुत सारी छोटी छोटी फर्म्स हैं, स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं जो लेबर इंटेंसिव हैं, मतलब वो बहुत से लोगों को रोजगार प्रोवाइड करती हैं। तो सरकार ने ऐसी छोटी छोटी फर्म्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कदम उठाए, उनको फिस्कल कंसेशंस दिए, जबकि दूसरी तरफ जो बड़ी बड़ी फर्म्स थीं उनको तो सरकार मतलब वो ओपन करने से पहले सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था। तो इसका नतीजा पता क्या निकला? जो बड़ी बड़ी फर्म्स थी ना वो भी बहुत सारे तो कॉन्ट्रैक्ट दे देती थी स्मॉल फर्म्स को कि आप कर लीजिए, हम आपको ये कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। सब कॉन्ट्रैक्टिंग चलने लग गई। जो फॉर्मल सेक्टर में बड़ी फर्म है जो लाइसेंस लेके काम कर रही है वो अपने कॉन्ट्रैक्ट दे देती स्मॉल फर्म्स को, उनसे करवा लेती, क्योंकि बड़ी फर्म्स को यह लगता था कि हमारे ऊपर तो इतना सारा रेगुलेशन है, लेबर हम आसानी से हटा नहीं सकते, लेकिन छोटी फर्म जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रही है उसको हम सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर देंगे तो हमारा काम ज्यादा जल्दी से हो जाएगा, कम पैसों में हो जाएगा। तो इससे देखो सरकार जो चीज चाहती थी ना कि एम्प्लॉयमेंट को प्रोटेक्ट करना, एम्प्लॉयमेंट तो प्रोटेक्ट हुआ, लेकिन इसका नतीजा यह निकला कि जो छोटी छोटी फर्म्स है ना इनको लगने लगा कि फॉर्मल सेक्टर में जाएंगे तो सरकार का रेगुलेशन काफी ज्यादा टाइट हो जाएगा, तभी तो ये बड़ी बड़ी फर्म्स हमसे काम करवाती हैं। तो उनको यहीं पे ठीक लगा कि जैसा चल रहा है हमें तो काम मिल ही रहा है बड़ी फर्म से, लेकिन सरकार को तो नुकसान हुआ ना। वो छोटी छोटी फर्म्स जिनको काम तो मिल गया, उन्होंने रोजगार के अवसर भी प्रोवाइड किए, लेकिन वो टैक्स नेट में तो नहीं आती ना, वो इनफॉर्मल है, वो सरकार को कोई टैक्स नहीं देती। तो ये सरकार के लिए चैलेंज ही रहा। इसके बाद राइटर देखो ये बोलते हैं सिर्फ लीगल और रेगुलेटरी जो प्रॉब्लम्स है ना वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि इनफॉर्मल सेक्टर की फर्म्स फॉर्मल सेक्टर में नहीं आना चाहती। एक बहुत ही फेमस स्टडी है इनफॉर्मेलिटी एंड डेवलपमेंट की, ये देखो इस टाइटल से है। इसमें बोला गया है कि इनफॉर्मेलिटी का एक रिलेशन है अंडर डेवलपमेंट के साथ। आप सिंपल भाषा में बोलें
पर कैपिटा इनकम आप मान लीजिए, जैसे जैसे किसी देश में पर कैपिटा इनकम बढ़ती है ना, तो इनफॉर्मेलिटी जो है ना वो कम होती जाती है। यानी जैसे जैसे किसी देश में इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्रीज होती है, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होती है, वैसे वैसे उस देश में जो इनफॉर्मेलिटी है ना वो कम होती जाती है। इसका एग्जाम्पल आप लीजिए ईस्ट एशिया में जैसे सिंगापुर, साउथ कोरिया, ये देश, इनमें देखो 20वीं सेंचुरी में सेकेंड हाफ में यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद काफ़ी सारी तेजी से स्ट्रक्चरल चेंजेस आए थे। इन देशों की इकोनॉमी पहले एग्रेरियन हुआ करती थी, जैसे हमारा देश पहले कृषि प्रधान हुआ करता था, लेकिन ये जो ईस्ट एशियन कंट्रीज है ना, सिंगापुर, साउथ कोरिया, ये काफ़ी तेजी से इंडस्ट्रियलाइज हुए। तो पहले जो लोग काम किया करते थे ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में, उनके बच्चे धीरे धीरे इंडस्ट्रीज में काम करने लगे, तो इन देशों की जो इकोनॉमीज है ना वो फॉर्मलाइज हो गई। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ। हमारे देश में इनफॉर्मेलिटी कम तो हुई है, लेकिन इनफॉर्मेलिटी के कम होने की जो रेट है ना बहुत ज़्यादा स्लो है। कितनी ज़्यादा स्लो है उसका अंदाज़ा आप इस डेटा से लगा सकते हो कि पिछले 2 दशकों में काफ़ी स्टेप्स लेने के बावजूद, और हमारे देश में इकोनॉमिक ग्रोथ रेट भी बढ़ी है पिछले 2 दशकों में, 90% वर्कर्स हमारे आज भी देखो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का डेटा ये कहता है 75% जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं ना वो तो देखो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। जैसे कि आपकी गली में कोई सब्जी बेचने आता है, वेंडर जो होता है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो इस प्रकार के जितने हमारे देश में इनफॉर्मल वर्कर्स हैं ना, उनमें से 75% तो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं जो अपना अपना काम करते हैं, या फिर कैजुअल वेज वर्कर्स हैं, कभी काम मिला कभी नहीं मिला, आज कर लिया कल नहीं किया, उस टाइप के। तो कम से कम आधे इनफॉर्मल वर्कर्स ऐसे हैं जो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं। सरकार ये कहती है कोविड-19 की महामारी के दौरान जो इनफॉर्मेलिटी है वो कम हुई है, जबकि देखो ये बात गलत है। एक्चुअली में जब कोविड-19 की महामारी आई ना तो लॉकडाउन लग गया। अब लॉकडाउन लगने के कारण इनफॉर्मल सेक्टर की फर्म्स तो बंद रही ना। जैसे देखो एक छोटा सा एग्जांपल है, पहले गली में एक पर्सन कबाड़ खरीदने आता था, लेकिन लॉकडाउन लगने के कारण वो नहीं आ रहा है 3 महीने से, तो इनफॉर्मल वर्कर्स काम नहीं कर पाए, उनका कंट्रीब्यूशन तो जीडीपी में कम होगा ना। तो जीडीपी में उनका कंट्रीब्यूशन कम हुआ, सरकार ये समझने लगी कि फॉर्मल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ गया है। अरे नहीं भैया, वो नहीं काम कर पाए। अब लॉकडाउन खुला तो वो इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स फिर से काम करने लग गए। तो आप ये नहीं कह सकते कि महामारी के दौरान फॉर्मेलिटी इंक्रीज हो गई। हाँ, सरकार की देखो ये कोशिशें हैं ना, अब आप ध्यान से सुनिएगा कंक्लूजन में राइटर कहते हैं सरकार की ये सारी जो कोशिशें हैं ना, ये देखो सिर्फ थोड़ी बहुत इनफॉर्मल सेक्टर की फर्म्स को एड्रेस करती हैं। देखो एक तरफ वो फर्म्स हैं जो घर से चल रही हैं, बिल्कुल घर में 4-5 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, उनके पास कोई ज़्यादा स्किल नहीं है, बस थोड़ा बहुत उन्होंने सीखा है, उसके हिसाब से वो काम कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी भी उनकी काफ़ी कम है। दूसरी तरफ वो फैक्ट्रीज हैं जो कर तो सारा सिस्टम से रही हैं, मशीन्स भी हैं उनके पास में, वर्कर्स भी ज़्यादा काम कर रहे हैं, 20-25 हैं, लेकिन वो जानबूझ के फॉर्मल सेक्टर में नहीं आना चाहते, उन्हें लगता है कि टैक्स देना पड़ेगा। इन दोनों को आप मिक्स मत कीजिए, ये सरकार का मानना है। ये तो चलो आप इनको तो पकड़िए जो फॉर्मल सेक्टर जैसा काम कर रही हैं लेकिन रजिस्टर नहीं करवाना चाहती इस चक्कर में कि उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। बट ये जो फर्म्स है ना जो घर से चलती हैं, जिनके पास कोई स्किल नहीं होती, जिनकी प्रोडक्टिविटी कम होती है, मेनली आप इन पे ध्यान दीजिए। इनको कब फायदा होगा? इनको देखो तब फायदा होगा जब इनको स्किल्स मिलेगी, इनको तब फायदा होगा जब इनके पास कैपिटल होगा। सरकार को चाहिए कि इन छोटी छोटी फर्म्स को जो घरों से चलती हैं, जिनमें 4-5 लोग काम करते हैं, बिल्कुल इनको कैपिटल दिया जाए आसानी से, बैंकों से इनको स्किल दी जाए ताकि ये सीखें, बड़ा अपनी फर्म को बड़ा करें, माल अच्छे से बेच पाएं, तब जाके ये जो छोटी छोटी फर्म्स है ना ये फॉर्मल सेक्टर में आना पसंद करेंगी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इनफॉर्मल इकोनॉमी से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो देखो एयर इंडिया की सेल से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो 1950s में पहली बार एमपी बने थे अटल बिहारी वाजपेयी। उस समय ना सरकार दिल्ली में अशोक होटल बनवा रही थी। अशोक होटल अगर आपने देखा हो, लुटियन दिल्ली में काफ़ी महंगा होटल है, तो वो सरकार बनवा रही थी। तो वाजपेयी ने सरकार से एक क्वेश्चन पूछा कि आप ये होटल क्यों बनवा रहे हो? अगर आप ये बोलते हो कि प्राइवेट सेक्टर के पास में
पैसा नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है ऐसा इतना बढ़िया होटल बनाने की। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि 1903 में टाटाज ने ताज होटल बनाया था मुंबई में। वो तो इतना जबरदस्त होटल है। जब प्राइवेट सेक्टर ऐसा होटल बनवा सकता है तो सरकार क्यों बना रही है? सरकार का क्या काम है होटल बनवाने में? वाजपेयी ने यह भी कहा, इतना पैसा आप खर्च करोगे होटल बनवाने में, उतना पैसा तो भैया आप एजुकेशन पे खर्च कर दोगे ना, हेल्थ पे खर्च कर दोगे, इतना हमारा गरीब देश है। तो नेहरू ने जवाब दिया, होटल से हम कमाई करेंगे और फिर वो कमाई लगाएंगे हम एजुकेशन सेक्टर में और हेल्थ सेक्टर में। तो वाजपेयी ने जवाब दिया, ये कैसी स्ट्रेटेजी है? अगर मान लीजिए वो होटल ना चला, फिर आप क्या करोगे? सरकार का तो पैसा वेस्ट हो गया ना, जबकि वो पैसा सरकार यूटिलाइज कर सकती थी एजुकेशन सेक्टर में और हेल्थ सेक्टर में। बात देखो वही है, एयर इंडिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एयर इंडिया सरकार ने जब चलाई थी ना, तो मान लिया कि उस समय प्राइवेट एयरलाइंस नहीं थी, लेकिन बाद में तो प्राइवेट एयरलाइंस आ गई थी ना। तो उसके बाद सरकार एयर इंडिया को खींचे जा रही थी, इतना घाटा हो रहा था। जब एयर इंडिया सरकार ने खरीदी थी ना टाटा से, तो उस समय तो पैसे दिए थे बहुत ही कम। कितने दिए थे? 2.5 करोड़। लेकिन 2009 से लेके अभी तक सरकार ने 1.1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं सिर्फ एयर इंडिया को सस्टेन करने के लिए। क्या फायदा हुआ आप बताओ इतने साल एयर इंडिया रख के? तो इसके बाद राइटर ना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन